कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की आइरिस को देखते हैं जो अपने बेड पर लेटी होती है। उसका हस्बैंड भी उसके साथ होता है। आइरिस बहुत उदास लग रही होती है क्योंकि उसका एक बेटा था जो कुछ साल पहले माउंटेन्स हाइकिंग के दौरान मर गया था। वह उसके बाद से बहुत दुखी और डिप्रेस्ड रहती है। एक दिन वह बैठी होती है तो उसे एक टॉय नजर आता है। वह खिलौना उसके बेटे का होता है। उसे देखकर उसे अपने बेटे की बहुत याद आती है। अब वह अपने बेटे से मिलने का सोचती है और एक दिन जब उसका हस्बैंड सो रहा होता है वह चुपचाप घर से निकल जाती है। वह एक जंगल की तरफ जाती है जहां उसके बेटे का मेमोरियल होता है। वह अपनी कार वहीं खड़ी करती है और उस माउंटेन पर चढ़ने लगती है। जब वह ऊपर पहुंचती है तो वह अपने बेटे से बातें करने लगती है। वह कहती है मुझे अब और जीना नहीं है। जिस माउंटेन से उसके बेटे की मौत हुई थी वह भी वहीं से कूदने लगती है, लेकिन तभी एक लड़का आ जाता है जो उसे रोक देता है। वह लड़का अपना नाम रिचर्ड बताता है। वह कहता है मैं तुम्हें मरने से नहीं रोकूंगा, बस तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अगर तुम फिर भी मरना चाहो तो कर सकती हो। आइरिस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। रिचर्ड उसे अपनी कहानी सुनाता है। मेरे पास एक फेवरेट कार थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था। मैं अपनी फ्रेंड के साथ सफर पर जा रहा था। रास्ते में हमारा बुरा एक्सीडेंट हो गया। मेरी फ्रेंड मर गई और मैं बच गया। कई महीने तक मुझे वह दिन याद आता रहा। मैं बहुत परेशान रहा, लेकिन फिर मुझे अपनी फैमिली का ख्याल आया। वे लोग जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। यह एहसास मुझे बाद में हुआ कि जिंदगी में उनका साथ कितना जरूरी है। आइरिस चुपचाप उसे सुनती है और उसके दिल में एक नई उम्मीद पैदा होती है। अब वह बताता है मुझे समझ आ गया था कि मैं अपनी जिंदगी को रोककर बहुत बड़ी गलती कर रहा था। मैंने तुम्हें यह बात इसलिए बताई ताकि तुम यह समझ सको कि हर इंसान अपनी जिंदगी के फैसले हमेशा सही नहीं ले पाता और इसी वजह से वह जिंदगी में बहुत पीछे रह जाता है। बस यही बात थी। अब अगर तुम्हें आत्महत्या करनी है तो कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। अब आइरिस को उसकी बातें समझ आने लगती हैं, जिससे वह आत्महत्या करने का इरादा छोड़ देती है। अब वह पहाड़ से नीचे उतरती है तो देखती है कि रिचर्ड ने अपनी कार ठीक उसकी कार के पास खड़ी कर दी है, जिसके कारण वह अपना दरवाजा नहीं खोल पाती। तब रिचर्ड कहता है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। उसके हाथ में एक छाता होता है, जिसे देखकर आइरिस को यह समझ नहीं आता कि वह छाता क्यों लेकर आया है जबकि बारिश भी नहीं हो रही थी। असल में वह छाता एक शॉकिंग डिवाइस होता है जिससे किसी को भी बेहोश किया जा सकता है। अब रिचर्ड उसके पास आता है और उस शॉकिंग डिवाइस से उस पर हमला कर देता है, जिससे आइरिस वहीं बेहोश हो जाती है। फिर वह उसे अपनी कार में डाल लेता है। अब रिचर्ड कार चला रहा होता है। थोड़ी देर बाद आइरिस को होश आता है तो उसे पता चलता है कि रिचर्ड ने उसे किडनैप कर लिया है। अब उसके पास एक स्मार्ट वॉच होती है तो आइरिस समझदारी से काम लेते हुए उस स्मार्ट वॉच से अपने पति को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बात की भनक रिचर्ड को पहले से ही होती है, इसलिए उसने पहले से ही कार में जैमर्स लगा रखे होते हैं जिसकी वजह से सिग्नल नहीं आ पाते। तो आइरिस की यह योजना फेल हो जाती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक नया प्लान आता है। उसे याद आता है कि सफर पर निकलने से पहले उसने अपनी जिप में एक चाकू रखा था, तो वह उस चाकू के बारे में याद करती है। फिर वह चाकू अपनी पॉकेट से निकालती है और उसकी मदद से अपनी रस्सी काटने लगती है। साथ ही वह रिचर्ड को बातों में उलझाए रखती है ताकि उसे शक न हो। वह होशियारी से अपनी रस्सी काट लेती है और अचानक रिचर्ड पर हमला कर देती है, लेकिन रिचर्ड उसका हाथ पकड़ लेता है और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है। लेकिन उसी दौरान कार का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों घायल हो जाते हैं और दोनों कार से बाहर गिर जाते हैं। अब आइरिस के हाथ में चाकू होता है तो वह रिचर्ड से कहती है मुझसे दूर हो जाओ। तो रिचर्ड आइरिस से कहता है मैं तुम्हारे सामने शांत खड़ा इसलिए हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें एक ऐसा इंजेक्शन दे दिया है जिसकी वजह से तुम 20 मिनट बाद पूरी तरह से पैरालाइज हो जाओगी। ना तुम चल सकोगी, ना कोई हरकत कर सकोगी। तुम सिर्फ सुन पाओगी लेकिन अपने शरीर को हिला नहीं सकोगी। यह सुनकर वह अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग जाती है, लेकिन जब वह रुकती है तो उसे महसूस होता है कि उसके शरीर पर धीरे धीरे पैरालिसिस का असर शुरू हो गया है। अधिक पैरालाइज होने की वजह से वह चल नहीं पाती और रिचर्ड भी उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाता है। यह देखकर वह जल्दी से एक पेड़ के नीचे छिपकर लेट जाती है। अब उसके शरीर पर चींटियां चढ़ने लगती हैं, जिसकी वजह से वह डर के मारे चीख पड़ती है और रिचर्ड को उसका पता चल जाता है। डर के मारे आइरिस जमीन पर रेंगते हुए पानी में कूद जाती है। पानी की तेज बहाव के कारण वह बहुत दूर बह जाती है और एक किनारे पर पहुंचती है। वहां उसे एक फार्म हाउस दिखाई देता है। वह देखती है कि उसके पास
पास अभी भी 1 मिनट बाकी है तो वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस फार्म हाउस की तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन फार्म हाउस तक पहुंचने से पहले ही वह पूरी तरह से पैरालाइज हो जाती है। अब न वह चल सकती है, न बोल सकती है, केवल देख और सुन सकती है। अब उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है और उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन पैरालाइज होने की वजह से वह जवाब नहीं दे पाती। बूढ़ा आदमी फिर पूछता है क्या तुम मुझे देख सकती हो, तो वह अपनी पलकों से एक बार झपकती है। बूढ़ा आदमी समझ आता है कि एक बार झपकना हाँ के लिए है और 2 बार झपकना ना के लिए। फिर वह पूछता है क्या तुम्हें मदद चाहिए, तो वह एक बार पलकें झपकाती है। अब उस बूढ़े आदमी को समझ आ जाता है कि वह मुश्किल में है, तो वह उसे एक ट्रॉली में डालकर अपने फार्म हाउस के अंदर ले जाता है। अभी वह उसे अंदर लाकर उसका इलाज करने ही वाला होता है कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। आयरिस को तुरंत अंदाजा हो जाता है कि यह रिचर्ड है, तो वह बार बार अपनी पलकें झपकाने लगती है। यह देखकर बूढ़े आदमी को समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से उसे सोफे के नीचे छिपा देता है ताकि अगर सच में कोई खतरा है तो वह उसे बचा सके। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है तो सामने वाकई रिचर्ड खड़ा होता है। रिचर्ड उस बूढ़े आदमी के सामने नाटक करने लगता है, मेरी पत्नी पर किसी ने हमला किया था जिसकी वजह से वह पैरालाइज हो गई है और कहीं दूर निकल गई है। अगर आपने उसे देखा हो तो कृपया मुझे बता दें। लेकिन बूढ़ा आदमी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वह कहता है तुम उसे कॉल क्यों नहीं करते, तो रिचर्ड झूठ बोलता है मैं अपना फोन गाड़ी में छोड़ आया हूँ। इतने में ही रिचर्ड का फोन बजने लगता है, जिससे बूढ़े आदमी को सच्चाई का अंदाजा हो जाता है। वह तुरंत पुलिस को कॉल करने ही लगता है कि अचानक रिचर्ड उस पर अटैक कर देता है। लेकिन बॉर्था आदमी भी उसका बहादुरी से सामना करता है, लेकिन अफसोस रिचर्ड उसके पेट में नाइफ घुसा देता है, जिससे बॉर्था आदमी मर जाता है। यह सब कुछ आयरिस सोफे के पीछे से देख रही थी, लेकिन वह पैरालाइज होने की वजह से कुछ नहीं कर पाती, जिसका उसे बहुत अफसोस होता है। दूसरी तरफ रिचर्ड पूरे घर पर पेट्रोल छिड़क कर घर को आग लगा देता है ताकि कोई सबूत न बचे। उसे यह नहीं पता होता कि आयरिस इस घर के अंदर है। रिचर्ड कार के अंदर बैठकर जाने लगता है, लेकिन आयरिस की उंगलियों में थोड़ी बहुत जान वापस आने लगती है, जिससे वह पर्दा हिलाती है, जिसे रिचर्ड देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि अंदर कोई है। वह घर के अंदर जाता है और देखता है कि आयरिस सोफे के पीछे लेटी हुई है। वह उसे उठाकर बॉर्था आदमी के ट्रक में डाल देता है और वहां से ले जाता है। रास्ते में उसे घर से कॉल आती है कि हम तुम्हारे कैबिन तुमसे मिलने आ रहे हैं। तो रिचर्ड उनसे कहता है कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन उसकी बेटी रिचर्ड से जिद करती है और कहती है कि हम आज रात ही आपके पास आ रहे हैं। वह अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह इनकार नहीं कर पाता। अब वह आयरिस को रात से पहले खत्म करने का प्लान बनाता है, लेकिन उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिसे भरने के लिए वह पेट्रोल पंप के पास आता है। वह आयरिस के सिर के ऊपर एक टोपी रख देता है ताकि कोई उसके चेहरे के निशान न देख सके। इतने में एक बच्चा आ जाता है जो आयरिस से बात करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर उसे अपने बच्चे की याद आती है। लेकिन इतने ही में उस बच्चे की माँ आ जाती है जो उसे वहाँ से ले जाती है। उस औरत को आयरिस के बारे में कुछ अजीब लगता है, तो वह कार जाने के बाद पुलिस को कॉल कर देती है कि उस कार में कुछ अजीब है। वह पुलिस को कार का नंबर भी दे देती है। अब रिचर्ड अपनी कार वापस उस जगह ले आता है जहाँ उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। वह उस कार को ट्रक की मदद से वहाँ से ले जाने ही लगा होता है कि इतने में पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वह उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो रिचर्ड उसे बताता है कि मेरा नाम एंड्रू है। असल में उसका नाम एंड्रू था। उसने आयरिस से झूठ बोला था ताकि अपनी पहचान छुपा सके। अब वह उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी कार के बारे में एक शिकायत मिली है। तो रिचर्ड उसे बहुत कॉन्फिडेंस से बताता है कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, बस मैं अपनी वाइफ के साथ कार लेने आया हूँ जिसका एक्सीडेंट हो गया है। तो पुलिस ऑफिसर कहता है क्या मैं तुम्हारी वाइफ से कुछ बात कर सकता हूँ? तो रिचर्ड कहता है उसने बहुत अल्कोहल पी रखी है, इसलिए वह सही बात नहीं कर सकती। अब पुलिस ऑफिसर कार के पास जाता है। आयरिस पूरी ताकत से शीशा नीचे करती है और पुलिस ऑफिसर से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन कह नहीं पाती। इसे देखकर पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि आयरिस को मदद चाहिए। तभी रिचर्ड पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देता है, उसे बुरी तरह मारता है और पुलिस ऑफिसर को कार में डाल देता है। अब वह पिछली बार की तरह कार को आग लगा देता है ताकि पीछे कोई सबूत न बचे। अब रिचर्ड बूढ़े आदमी का ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। आयरिस ने रिचर्ड के ट्रक में बैठने से पहले ही पैरालिसिस इंजेक्शन छुपा लिया था ताकि मौका मिलने पर वह इंजेक्शन रिचर्ड को लगा सके और उसे पैरालाइज कर सके। अब आयरिस को इंजेक्शन लगाने का मौका नहीं मिल रहा होता, तो वह उसकी फैमिली की बातें करने लगती है ताकि वह डिस्ट्रैक्ट हो जाए और वह इंजेक्शन लगा सके। और ऐसा ही होता है। आयरिस
आयरिस को मौका मिल जाता है और वह इंजेक्शन लगा देती है, लेकिन उसे दबा नहीं पाती क्योंकि वह अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। अभी भी उसके शरीर पर पैरालिसिस लकवा था। तो रिचर्ड वह इंजेक्शन अपने शरीर से निकालकर बाहर फेंक देता है और उस पर हंसने लगता है। वह कहता है, तुम बेचारी कितनी कमजोर हो, इसीलिए मुझे तुम्हें टॉर्चर करने में मजा आता है। आज मैं तुम्हें अपने घर ले जाने वाला था ताकि तुम्हें टॉर्चर कर सकूं, लेकिन मेरी फैमिली आज रात मेरे घर आ रही है, इसलिए मैं तुम्हें आज ही मार दूंगा। रिचर्ड उसे बोट में बिठाकर झील के बीचों बीच ले जाता है ताकि वह उसे वहां धक्का देकर मार सके। अब आयरिस को रिचर्ड के पीछे एक चाकू नजर आता है तो उसके दिमाग में नया आइडिया आता है। वह रिचर्ड से कहती है, मैं मरने से पहले अपने बेटे को आखिरी बार देखना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी पिछली जेब से मेरे बेटे की फोटो निकाल दोगे? मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। तो रिचर्ड उसकी बात मान जाता है। जैसे ही वह आयरिस की जेब से उसके बेटे की फोटो निकालने के लिए झुकता है, आयरिस चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर वार कर देती है, जिससे रिचर्ड को बहुत दर्द होता है, लेकिन वह हिम्मत करके उसे गन से शूट करने लगता है। लेकिन आयरिस उससे गन भी छीन लेती है और उसी गन से उसे शूट कर देती है। शूट करने की वजह से रिचर्ड पानी में गिर जाता है और आयरिस बहुत खुश होती है कि अब वह जिंदा बच जाएगी। लेकिन एक और मुसीबत आ जाती है। शूट करने की वजह से बोट में भी छेद हो गया था, जिससे पानी बोट के अंदर आने लगा और आयरिस डूबने लगती है। वह रुक नहीं सकती थी क्योंकि अभी उसके शरीर में पैरालिसिस का असर था। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि उसका शरीर पैरालिसिस की वजह से जिंदा लाश बन गया था, जिससे वह पानी के ऊपर तैरती हुई झील के किनारे आ गई। अब वह सारी मुसीबत से बच चुकी थी। वह देखती है कि रिचर्ड भी झील के दूसरे किनारे आ चुका था। वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। आयरिस चाहती तो रिचर्ड की मदद कर सकती थी, लेकिन वह भी उसे वैसे ही तड़पता हुआ देखना चाहती थी जैसे उसने आयरिस को तड़प आया था। वह यह देखकर बहुत खुश थी कि मैंने खुदकुशी नहीं की और अपनी बाकी जिंदगी अपने हस्बैंड के साथ बिताऊंगी। अब वह उससे थैंक यू कहती है क्योंकि उसने आयरिस को अपनी जिंदगी की बड़ी गलती करने से बचा लिया। अब आयरिस बहुत खुश थी और यहाँ से चली जाती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि खुदकुशी करने से पहले हमें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, जो हमसे बहुत प्यार करती है। उम्मीद है कि आपको यह मूवी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें।